सा मैं इसका जनरल ओवरव्यू दे दूंगी। तो जैसे कि बेसिकली ये जो हमारा सेशन है, ये आपको पता है कि जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है, काइंडली आप लोग ना अपनी माइक्स जो है ना वो म्यूट रखिएगा। इसके अलावा जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की सीट्स आपकी अनाउंस हुई हैं। ठीक है। इसी तरह जो है, तो ये जो हमारा सेशन है, ये बेसिकली तमाम उन जॉब्स के लिए है जिनका जो सिलेबस होता है वो वन पेपर वाला होता है। वन पेपर से मुराद आप ले सकते हैं कि जिसके अंदर आपने जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, उर्दू, ठीक है, सबको लेके चलना होता है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ, देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले से जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो, और आज की क्लास हमारी वैसे भी पब्लिक भी है, तो उसी लिहाज से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। वैसे सर रागिब हुसैन जो हैं वो इस एकेडमी के ओनर हैं, तो थोड़ा सा वो बिजी हैं, इसलिए वो आज की क्लास नहीं ले सकेंगे कुछ दिन तक। ठीक है। तो इंशाल्लाह बाद में वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो वो BS 17 पे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी इस सेशन के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, सबसे पहले हम थोड़ा सा MOD को डिस्कस कर लेते हैं। MOD का क्राइटेरिया हमारा इस तरह से है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस पे सब इंस्पेक्टर पे और असिस्टेंट डायरेक्टर पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें बेसिकली आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका सबसे पहले ना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसमें ये होता है कि जो सब इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 150 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका जो होगा वो 200 मार्क्स का आपका जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट फेज आएगा ना वो आपका मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपका मई में हो जाएगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप दे लेंगे, अब इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में ना कुछ उर्दू, ठीक है, आपके पास ना उर्दू होती है और ना ही उर्दू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा आपके पास जो मेजर पोर्शन होता है वो इंग्लिश का होता है। एनालिटिकल रीजनिंग का इसमें 30 to 35 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो है बाकी एवरीडे साइंस होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, GK होता है, इस्लामियत होती है। ठीक है। इस तरह से वो आपको आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और आप जो AD ASF वाले हैं तो उनका भी मतलब इस तरह से ही पेपर होगा GK का। ठीक है। सबसे पहले 100 मार्क्स का उनका पेपर होगा। फिर MOD वाले जो हैं, जब उनका स्क्रीनिंग हो जाएगा, उनमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एक सीट पे, मोस्ट प्रोबेबली वो 25 या 30 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। देन उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इन्होंने आपको वो क्राइटेरिया नहीं दिया है, ये जितनी भी बातें हो रही हैं MOD के बारे में, ये पिछले पास पेपर्स को देखते हुए या पीछे जो उनका पेपर पैटर्न रहा है, ठीक है, उनको देखते हुए कह रहे हैं। उन्होंने अपना कोई सिलेबस, कोई पेपर पैटर्न, कोई चीज़ डिफाइन नहीं की हुई। तो जो पीछे हो चुका है उसी को ही देखते हुए आपको गाइड किया जा रहा है। आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जो क्वालिफाई करेंगे या उसको पास करेंगे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के केस में 4 डेज के लिए आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए वो आपको इस्लामाबाद बुलाते हैं। और सब इंस्पेक्टर के केस में वो जस्ट एक दिन के लिए आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बुलाते हैं। देन जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट को पास करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू था। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी का, तो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
चलें ठीक है। सबसे पहले जो हमने अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं उसमें हमारे पास, हमने वर्ल्ड मैप को स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्ल्ड मैप मतलब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके चलना है। तो उसके बाद हमारे पास एक हमने 7 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, एवरीडे साइंस। अभी रमजान में तो आपकी टाइमिंग 7 PM रहेंगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम लोग 8 PM कर लेंगे टाइमिंग्स। चले हम बेसिक जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी आपको पता है कि हमने जियोग्राफी पढ़ने लगे हैं, वर्ल्ड की जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो जियोग्राफी है वो कहते किसको है। ठीक है, फिर हम जरा अपने मैप्स की तरफ आएंगे। और ये जो है ना, कह लें कि इसमें जीके और जियोग्राफी ये बड़ा वास्ट है। इसको आपको जितना आप पढ़ लेंगे ना, कह लें कि उतना ही आपके लिए कम है। तो सबसे पहले इसको हम जियोग्राफी को देखते हैं। तो जियो, अब ये जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी, तो इसमें जो जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, कि इसमें हमने क्या करना है, अर्थ को स्टडी करना है। हमारी जो अर्थ है, जमीन है, जो हमारी प्लैनेट है ना, जमीन, तो इसकी जो स्टडी कहलाती है वो जियोग्राफी कहलाती है। अब इसमें हम अर्थ के सरफेस को स्टडी करेंगे, इसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, क्लाइमेट है, इसकी पॉपुलेशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, और किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो अर्थ है उसके मैप के बारे में ना मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो मैप को स्टडी करना है, किस तरह हमने मतलब अर्थ को स्टडी करना होता है, ताकि फिर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ आएंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ ये शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम जरा पहले अर्थ जो है वो इसको ड्रा कर लेते हैं। फिर मैं आपको इसके अंदर जितनी भी जो हमारी मतलब आ रही होंगी हम इसको स्टडी कर। ठीक है, ओके, फिर हो गई है, 1 मिनट जस्ट। ठीक है, ये अर्थ को हम पढ़ रहे थे। right। अच्छा, अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाटर कितने परसेंट है? अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो 71% है। ठीक है, अर्थ के ऊपर हमारे पास जो वाटर है वो 71% है। और जो लैंड है हमारे पास वो कितनी है, 29% है। ठीक है, लैंड हमारे पास कितने परसेंट है, इसके अंदर लैंड हमारे पास 29% है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कई दफा। वाटर हमारे पास 71% है और लैंड हमारे पास 29% है। अब जो लैंड है ना हमारे पास, वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं जिसको हम आम उर्दू के अल्फाज में देखें तो हम उसको बर्रे आजम कहते हैं। तो लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, लार्ज पीस है लैंड का। ये देखिए आपकी ये लैंड है। ठीक है, और इसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सराउंडेड बाय वाटर। तो ये कॉन्टिनेंट कहेंगे हम इसको, कि हमारे पास बर्रे आजम है। और आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं।
टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अच्छा, यहां तक तो हो गया, आई आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जो वाटर हमारे पास 71% है ना, वो मोस्टली सॉल्ट वाटर है, ठीक है, साल्टी वाटर है। सिर्फ जो वन इस 71% में से जो 1% है ना, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर है। बाकी सारा जो जितना भी पानी है वो क्या है हमारे पास, सॉल्टी वाटर है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब हम जरा देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स और मतलब किस तरह से उसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज पढ़ा दूं कि जैसे मैंने बताया कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस तरह हमारे पास जो टोटल वर्ल्ड के अंदर है ना, वो टोटल 5 ओशंस हैं आपके पास, ठीक है, 5 ओशंस हैं। 5 बड़े ओशन, मतलब 5 ओशंस हैं आपके पास। सी तो काफी सारे हैं ना, ठीक है, लेकिन ओशन जो है ना वो आपके पास 5 है, जिसमें से पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है पैसिफिक ओशन, ठीक है, पहले नंबर पे आपके पास है पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशन। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपके पास है अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन को ना आप उर्दू में लिख लें, इसको कहते हैं बहरुल काहिल, ठीक है, आप साथ साथ राइट करते जाएं। तो पैसिफिक ओशन को उर्दू में कहा जाता है बहरुल काहिल, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, दुनिया का ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो ओशन आता है वो है अटलांटिक ओशन, ठीक है, दूसरा बड़ा जो ओशन है हमारे पास वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को जो है वो बहरे ओकियानूस कहा जाता है, उर्दू में इसे कहते हैं बहरे ओकियानूस। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास ओशन आता है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन है हमारे पास थर्ड नंबर पे, बहरे हिंद कहते हैं इसको उर्दू में। और जो चौथे नंबर पे आता है हमारे पास वो है साउदर्न ओशन, ठीक है, साउथर्न ओशन है चौथे नंबर पे, ठीक है, साउथर्न ओशन है। और पांचवें नंबर पे जो हमारे पास ओशन आता है वो है आर्कटिक ओशन, पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन है। दोबारा से सुन लें, 5 ओशंस हैं, पहले नंबर पे पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे साउथर्न और पांचवे में आर्कटिक ओशन। तो आपने इसको जो है वो बिल्कुल बहरे मुंजमद शुमाली कहते हैं आर्कटिक ओशन को। और ये आर्कटिक ओशन जो है ये स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। और जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अगर आपने इसको तरतीब याद करनी है तो आप इसकी तरतीब पैसा से याद कर सकते हैं, ठीक है, PAISA, पैसा, ठीक है, इससे आप इसकी तरतीब याद कर सकते हैं। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक ओशन। तो 5 बड़े ओशंस हैं हमारे पास। ये ओशंस तक समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही मतलब मैं दे के साथ साथ रिप्लाई भी करती जाऊंगी। अच्छा, ये तो ओशंस हो गए, ठीक है। ये इसमें से कई एमसीक्यूज बनते हैं, वो आपसे पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन क्या है, दुनिया का सबसे छोटा ओशन क्या है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर वो आपसे पूछ लेता है कि मतलब सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो आपके पास डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो आपके पास पैसिफिक ओशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपसे करता है। अच्छा, अब आपने कभी भी जब भी कोई मैप पढ़ना है तो आपको उसका क्या आना चाहिए, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए उसके डायरेक्शंस का। तो ये जो ऊपर वाली होती है ना, ऊपर वाली, ठीक है, ये होता है नॉर्थ, लिख ले, नॉर्थ होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, साउथ। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली
साउथ। फिर आप ना वही लिख लें। अक्सर स्टूडेंट्स को वेस्ट और ईस्ट का वो नहीं हो रहा होता ना, तो आप वही लिख लें। तो डब्ल्यू इस साइड पे है ना, मतलब ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड है वेस्ट, और ये वाली साइड क्या है, ईस्ट है आपके पास। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट का आपको यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का भी। अब उसके बाद, अब ये वर्ल्ड पे मैं आप, मतलब, ओके। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट आता है ऊपर, यहाँ पे हमारे पास, ये मैं आपको वैसे ही रफ ड्रा करवा रही हूँ, बाउंड्रीज के साथ नहीं ड्रा करवा रही। ये सिर्फ अभी जो है आपको जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इस तरह से आपकी जो है वो प्लेसमेंट है, और दरमियान में ये ओशंस आ रहे हैं, दरमियान में ये कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। जब हम मैप के जरिए पढ़ेंगे तो तब आपको बाउंड्रीज वहां पे पता चलेंगी। ये अभी सिर्फ जनरल ओवरव्यू है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इस तरह से कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट की मतलब बाउंड्रीज हैं, मतलब इस तरह से है। आप कह लें कि ये आपके पास क्या है, ये वाला जो ठीक है, ये वाला आपके पास है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, मैं एन डॉट ए से लिख रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहाँ पे आपके पास जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। ठीक है, आगे हम फर्दर जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है साथ यहाँ पे यूरोप आ जाता है। ठीक है, यूरोप मैंने वैसे छोटा है, और यूरोप के साथ ही इधर हमारे पास कॉन्टिनेंट आ जाता है एशिया। ठीक है, ये कौन सा है, यूरोप आ गया हमारे पास। ठीक है, यूरोप, और ये हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया, एशिया आ गया। फर्दर फिर हम पढ़ेंगे कि एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, यूरोप के अंदर कौन से आते हैं, वो फिर आगे की कहानी है। इस तरह यूरोप के यहाँ नीचे जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है, अफ्रीका। और अफ्रीका के साथ, जी हिस्ट्री की टीचर हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास है ओशिनिया। ठीक है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ओशिनिया भी कहते हैं। ये आपको बकायदा इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन पहले समझ लें। आज अगर आज ये चीजें समझ लेते हैं तो कल आपको बाकी चीजें पढ़नी आसान होंगी। और यहाँ पे नीचे जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका है, जहाँ पे कह लें कि कोल्डेस्ट है ये। ठीक है, अंटार्कटिका। तो देखें, ये ऊपर आपके पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे आपके पास यहाँ पे साउथ अमेरिका है, फिर ये यूरोप है, यूरोप के नीचे आपके पास अफ्रीका है, एशिया के नीचे आपके पास ओशिनिया है, और इधर अफ्रीका का यहाँ नीचे साउथ की तरफ आपके पास अंटार्कटिका है। ठीक है, अब आपको इसकी आई होप तो समझ आ गई होगी कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका के नीचे आपके पास साउथ अमेरिका है। ओके, अब उसके बाद आप देखें, ये तो हो गए सारे, आपको पता चल गया कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है। फिर इस तरह नॉर्थ अमेरिका की इधर साइड पे आपके पास यूरोप है, यूरोप के साथ एशिया है, ये चीजें हो गई। अब हम जरा ओशंस देख लें कि जो हमने 5 ओशंस पढ़े हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे है। ठीक है, इनके दरमियान, तो उनकी प्लेसमेंट कैसे है, उनकी प्लेसमेंट ऐसे है कि सबसे पहले हमने पैसिफिक पढ़ा था। ठीक है, पैसिफिक पढ़ा है ना हमने, तो ये वाला इधर सारा, ठीक है, इधर सारा और इधर सारा। ठीक है, ये कौन सा ओशन है, ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला सारा। ठीक है, ये वाला सारा
और ये वाला सारा इधर जो पानी आ रहा है ये सारा, ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ओशन है यहाँ पे, ये पैसिफिक ओशन है। मैं पी से लिख रही हूँ इसको। ठीक है, ये आपके पास कौन सा ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन आ गया। अब उसके बाद यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान, और यहाँ पे साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका के दरमियान, यहाँ पे जो आपके पास ओशन है वो, उस ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सा ओशन है, आपके पास अटलांटिक है, एटी लिख दूंगी मैं। ये अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान आपके पास यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। फिर इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के दरमियान यहाँ पे आपके पास कौन सा ओशन है, ये जो ओशन है ना, ये आपके पास है इंडियन ओशन। ठीक है, या आई से लिख देती हूँ, ये आपके पास है इंडियन ओशन। फिर उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे अंटार्कटिका और अफ्रीका के दरमियान यहाँ पे जो ओशन है, ठीक है, यहाँ पे जो पानी है, ये वाला कौन सा ओशन है, ये साउदर्न ओशन है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ओशन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, इधर नॉर्थ की तरफ, ये हमारे पास जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये वाला ओशन कौन सा है, ये आर्कटिक है, AR। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें कि यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे, यहाँ पे ईस्ट वाली साइड पे, ये सारा कौन सा ओशन हो गया, पैसिफिक। यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी अटलांटिक ओशन है और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान भी अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के दरमियान इंडियन ओशन है। और इधर नीचे अंटार्कटिका के ऊपर साउदर्न ओशन है और यहाँ ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है वो आपके पास आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ तक अगर किसी का क्लियर नहीं है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन कर ले, ठीक है, अगर अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन कर ले कि बताएं कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है, और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, बता सकते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, आपके पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो एग्जामिनर अब आपसे किसी तरह भी क्वेश्चन कर ले कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। और साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, तो आप बता सकते हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका है। साउथ में क्या है, तो यहाँ पे नीचे अंटार्कटिक है। तो इस तरह से अब एग्जामिनर आपसे किस तरह भी क्वेश्चन कर ले तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप लोगों का कल के लिए मतलब ये भी टास्क है, आप सबका लिख के लाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, इस तरह से। फिर आप ये लिखेंगे कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। यह आप लोगों के कल के लिए टास्क है आप लोगों का। इसी तरह अफ्रीका का आप लिखेंगे कि उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। इस तरह से कल आप लोगों का ये टास्क है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करके लाना है 7 कॉन्टिनेंट्स का, कि इनके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, क्योंकि 7:45 तक अभी हमारी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही क्लास है। तो आज हम थोड़ा सा और भी इसको कर लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी, ओशंस का भी आपसे पूछ सकते हैं, अटलांटिक नहीं, जस्ट आपने कॉन्टिनेंट्स का बताना है कि किस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में क्या है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, इन 7 कॉन्टिनेंट्स का आप लोगों ने बताना है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लैटिट्यूड्स। ठीक है, ओके,
आज हम लैटिट्यूड्स को डिस्कस करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ये फिगर देखें हमारी, ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक अर्थ है, ठीक है, आपके पास, समझ लें ये अर्थ है। अब इसके ऊपर कुछ लाइंस ऐसे होती हैं, ठीक है, आप ग्लोब निकाल के देख लेना, ग्लोब ले लें तो उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे होती हैं। और कुछ ऐसे वर्टिकल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं। कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आएंगी और कुछ आपको वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी। तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लैटिट्यूड्स कहेंगे। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, यूं सीधी वाली लाइंस होंगी, उन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हमने जो बेसिकली डिस्कस करना है ना, वो हमने डिस्कस करना है लैटिट्यूड्स को। तो ये देखें, imaginary horizontal lines drawn parallel to the equator used to measure the distance north or south of the equator। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ कि इक्वेटर क्या है और ये सारी चीजें। बस आपने अभी माइंड में ये रखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस या हम इसको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी, लैटिट्यूड्स होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब ये देखेंगे आपके पास, ये आपके पास अर्थ आ गई, ठीक है, ये आपके पास अर्थ आ गई। अब अर्थ को जो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हम इस लाइन को क्या कहेंगे, हम इस लाइन को कह रहे हैं इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इस लाइन को आप कह रहे हैं इक्वेटर। ठीक है, आई होप आपको अब इक्वेटर की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास, अब आपको पता है कि एक ये जो सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एंगल्स कितने होते हैं, कौन बताएगा, 280 होते हैं, 360 होते हैं, 180 होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन सर्कल, कौन बताएगा, सम ऑफ एंगल्स इन सर्कल कितने होते हैं, 360, गुड। ठीक है, तो एंगल्स के अंदर जो सॉरी सर्कल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 360। अब ये जो 0 डिग्री पे है ना, ये क्या कहलाएगा आपके पास, इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू इक्वेटर। ठीक है, आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या कहलाता है, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो इसे कहा कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को कहा जाता है इक्वेटर। अच्छा, उसके बाद आप एक और क्वेश्चन आता है कि टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ किस एंगल के ऊपर झुकी हुई है, तो वो 23 1/2, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, मतलब के जाविये पर झुकी हुई है। अब अगर नॉर्थ, आप अगर ये देखें ना, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एंगल ज्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। तो अब आप देखें कि एक और लाइन इधर ऊपर होती है, ये 23 ऊपर जाएंगे तो वो नॉर्थ कहलाएगी ना, 23 1/2 नॉर्थ। तो वो लाइन आपके पास कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वो लाइन आपके पास क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह अगर आप इक्वेटर से नीचे यहाँ पे आए तो ये वाली जो लाइन है 23 1/2 डिग्री साउथ, तो ये लाइन आपके पास क्या कहलाती है, ये लाइन आपके पास कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 1/2 नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23 1/2 साउथ। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारी जमीन पर जो सबसे लंबी लाइन है वो कौन सी है, तो वो इक्वेटर है। ठीक है, हमारी जमीन पर सबसे लंबी लाइन जो है वो इक्वेटर है। अब ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया। अब इसके बाद फिर एक लाइन आती है यहाँ पे, ये देखें ये वाली लाइन, 66 1/2 नॉर्थ।
तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे, इस लाइन को आप कहेंगे आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक लाइन या फिर आर्कटिक सर्कल। 66 1/2 नॉर्थ को कहेंगे हम, इस लाइन को कहेंगे आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक लाइन। और इसी तरह ये जो नीचे है आपके पास ये वाली लाइन 66 1/2 साउथ, ये आपके पास कहलाएगी अंटार्कटिक सर्कल या फिर हम इसको कहेंगे अंटार्कटिक लाइन। क्लियर है? तो अब ये जो होती है ना, ये अब आप कहेंगे कि ये लैटिट्यूड्स हमारे किस काम आते हैं, तो ये जो लैटिट्यूड्स लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये यूज्ड होती हैं किसी भी कंट्री की लोकेशन को देखने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज पढ़ लें कि अब आपके पास यहाँ पे देखें तो, अच्छा ये देखें, अब ये जो एरिया आ रहा है आपके पास, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए यहां तक जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया आपके पास आएगा, उसको हम कहते हैं टोरिड जोन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं, या फिर हम इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। टोरिड जोन के अलावा हम इसका एक और नाम है जो कि क्या है, ट्रॉपिकल लाइन। ठीक है, या हम इसको टोरिड जोन कहेंगे या फिर ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्री तक, कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है वो कहलाएगा टॉरिड जोन। इसके अलावा ये देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर आर्कटिक जोन तक, ये देखिए यहाँ तक जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहाँ अंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है, वो आपके पास कहलाएगा साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन, और ये जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला एरिया आपके पास कहलाएगा टॉरिड जोन। ठीक है, ये आज आपको समझ आ गया ना, तो आगे नेक्स्ट आपके लिए सारे मैप्स इजी हो जाएंगे। और अच्छा, उसके बाद आपके पास इसमें जो एरिया आता है, इसमें आपके पास ये एरिया आएगा, ये देखें। अब ये जो ऊपर वाला है आर्कटिक सर्कल से लेकर ऊपर, ये वाला जो एरिया आपके पास, ये सारा एरिया आपके पास क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन। ठीक है, पोलर जोन भी कहते हैं इसको और फ्रिजिड जोन भी। और इस तरह ये नीचे वाला एरिया भी आपके पास क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन, या हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि 66 से लेकर 66.5 नॉर्थ से लेकर 90 तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन कहलाएगा। इसी तरह नीचे वाला भी आपके पास 66 से 90 साउथ तक क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन कहलाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ये देखिए ना, यहाँ पे ये आपने पढ़ लिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे था, 23 1/2 नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 साउथ। ठीक है, इसी तरह अब लैटिट्यूड्स जो रेंज कर रहा है वो आपके पास क्या कर रहा है, 0 डिग्री से 90 तक। वो हमने पढ़ लिया कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है, फिर उससे ऊपर नॉर्थ पे जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे साउथ की तरफ आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस तरह 90 डिग्री नॉर्थ क्या है, नॉर्थ पोल है आपके पास, ऊपर वाला हिस्सा, ये देखिए ये अर्थ थी ना, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा आपके पास क्या है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है आपके पास, साउथ पोल है। ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली जरा इनकी स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो आपके पास लोकेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस को देखने के लिए हम इसको देखते हैं। तो 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है, मतलब कि अगर आपने 0 से लेकर 1 डिग्री तक डिस्टेंस तय किए, 0 से 1 तक गए हैं, जैसे ये देखें, ये हमने पढ़ा था
ये नीचे इक्वेटर है ना, ठीक है, ये 0 डिग्री पे था। और ये ऊपर जो नॉर्थ पोल आ रहा है आपके पास, ये 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 0 से 1 तक आप जाते हैं, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक आप जाते हैं, तो मतलब आपने कितना फासला तय किया है? आपने 111 किलोमीटर फासला तय किया है, ठीक है। कहीं पे ये 112 भी आता है। तो आपने टोटल कितना फासला तय किया है? आपने टोटल 111 किलोमीटर फासला तय किया है। तो ये मैयर कैसे किया, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने मैयर कैसे किया। अच्छा, अगर आप लोग के पास मीटिंग एंड हो जाए ना, तो आप लोगों ने जो पहले मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था, उसी लिंक से आपने ना अगेन ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये जूम की ज़रा टाइम लिमिट होती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि 111 हमारे पास निकला कैसे, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब आपको मैंने बताया था कि टोटल एंगल्स कितने होते हैं। टोटल एंगल्स आपके पास 360। मीटिंग एंड ही होने वाली है, आपने ना न्यू लिंक से ज्वाइन कर लेना है, इसी जो आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। अगर अब हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना हो अर्थ का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? सरकमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 तो वैसे आ जाएगा, पाई की जगह आप क्या लिख देंगे? 22 बाय, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 22 बाय, सॉरी यहाँ पे ये 22/7 लिख देंगे। अब ये रेडियस है, अर्थ के रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, किसी को पता है?